बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आजम सवाती और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। आजम सवाती साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया था, जबकि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था आप ये खुद मुलाहिजा कर लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ये कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, तो उसका जो कुदरती तौर के ऊपर जो रद्द अमल होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चूंकि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। जब मैं बार बार कहता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन, तो मेरी मुराद उससे ये है कि उसका सरबराह जो है वो आज फरीक की हैसियत से हुकूमत और पार्लियामेंट के खिलाफ जो है ये सारा कर रहा है। मैं दावे से कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर एक फरीक की हैसियत से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो आईन की बुनियाद है, जो इदारत उज़्मा ने बार बार अपनी जजमेंट के अंदर कहा है, उसकी इजाजत नहीं देते और अब वो फरीक की हैसियत से जो है वो सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती से इल्जामात के सबूत मांग लिए, जिसके बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हो गए। मीडिया और अपोजिशन के साथ हुकूमत की जंग पहले से जारी है। ये इतने महाजों पर कैसे लड़ेगी, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज वजीर खजाना शौकत तरीन ने एक और दिलचस्प इंकशाफ कर दिया। जिस वक्त हम लोगों ने ये हुकूमत जो पीटीआई की आई, तो उस वक्त आपको मालूम है कि मजबूरन जो है वो IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, और जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.5% पे लेके चले गए। तो उसकी जो डेट सर्विसिंग जो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई। फॉरेन करेंसी डेट था वो रुपए में ज्यादा हो गया। टोटल डेट जो था 25.7 ट्रिलियन जो था वो अब तकरीबन हो गया तकरीबन 39.9। सो ये जो इकोनॉमीज बढ़ती हैं, जाहिर है उसके साथ साथ डेट भी बढ़ता है। वजीर खजाना की बात दुरुस्त हो सकता है माशी साइज बढ़ने से कर्जे भी बढ़ते हों, लेकिन वजीर खजाना का मौकफ वजीर आज़म के मौकफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर पाकिस्तान यहां नीचे है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर बेकारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, कर्जे ले रहा है, कर्जे वापस करने पे आप सबको 1,01,000 रुपए का हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया उसने, भीख मांग मांग के कर्जे ले लेके। पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए, कभी पाकिस्तान की तारीख में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में। जब 1 रुपया डॉलर के सामने गिरता है, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता है? 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। और ये किसने चढ़ाया? मुंशी इसहाक डार और नवाज शरीफ। अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? अगर वजीर खजाना ठीक हैं तो फिर वजीर आज़म गलत साबित हो गए। कौन ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, और इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, ये भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। भट्टी साहब, ये इलेक्शन कमीशन को सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने नोटिस देना है तो नोटिस दें आप। वो कह रहे हैं कि हम नोटिस लेने का फैसला कर लिया। कोई अजीब सा लगता है वैसे। नहीं, मैं ये भी काफ़ी है, मैं समझता हूँ इससे आगे बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे एतराज़ात हैं कि मैं जैसे करता हूँ कि डस्का में बहुत जल्दी हो गया सारा कुछ, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जब इलेक्शन पहले में कि वोट ज़्यादा निकले हैं, नहीं हुआ, फिर उनके बेटे की वीडियो ऑडियोज आई, नहीं हुआ, फिर उसके बाद सेनेट में मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मेरी टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग, वो भी नहीं हुआ, और बहुत सारे। लेकिन एक हुकूमत का सदर मुमलकत की मौजूदगी में और सदर मुमलकत पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन रिजाइन कब कर रहे हो?
यानी सदर तो वफाक की अलामत होता है ना, सबका सदर होता है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये अब सदारत और ये खत्म कर देने, सदर खत्म कर दो, सदारती ये बोझ बने हुए हैं। खिताब कर रहे हैं पार्लियामेंट, क्या निकलता है खिताब में, क्या होता है? यानी अगर आप पार्टी बनना है, पिछले 5, 7, 10 सदर देख लें, कोई एक भी जो सारों को मुत्तफिक हो। तो आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त ठीक है सर? और गवर्नमेंट जाती कर रही है? देखिए बात यह है कि इलेक्शन, ये इमरान खान साहब से क्या तवक्को थी? इदारों को सियासत से पाक करना, इदारों को मजबूत करना, और वो कहते थे गुलामों से इदारे मत भरो, मजबूत आदमी लाओ जो करो। फिर जैसे ये नैब पे हम ये जवेद लतीफ साहब जब इतराज करते हैं तो हम आगे से क्या कहते हैं कि नैब का चेयरमैन किसने लगाया? तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया? ये नवाज शरीफ चुन के लेकर आए थे। सईद मेहदी साहब के दामाद हैं, उनसे इनका कोई रिश्ता है या नहीं? नवाज शरीफ साहब से कोई राब्ता है नहीं रही, तो इन्होंने उस वक्त सोए हुए थे, होमवर्क नहीं किया था। अच्छा फिर लेकिन आपको याद है कि जब ये आजाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ था 2016 में, आपको याद हो, और उस वक्त ये वहां पे चीफ सेक्रेटरी थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 वज़रा वहां पे जा रहे थे कश्मीर में कैंपेन करने के लिए। तो इन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कि अगर ये कोहाला के पुल इन्होंने क्रॉस किया सरकारी गाड़ियों के ऊपर तो हमें इनको गिरफ्तार कर लेंगे, और सरकारी गाड़ियों पर इन्होंने उनको जाने नहीं दिया था जाने। और दूसरा कल तक अपोजिशन एक माइंड सेट भी है, अगर ये एक कोई सारी जमातें, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी का माइंड, अदालत अगर हक में फैसला ना दे तो अदालतों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट लेफ्ट राइट हो उनके खिलाफ, नैब बुरा उनके खिलाफ। चाहता हूं अगर आप फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब से सिर्फ कुछ कमेंट्स लेके मैं फिर दोबारा आपकी फवाद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि एक तो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि आप अपना कंडक्ट जो है वो गैर सियासी कर लें, आप ये समझते हैं कि वाकई सियासी हैं और आपका जो रद्द अमल है वो जस्टिफाइड है? देखिए पहली बात ये होती है कि सियासी से मुराद क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो मीडिया के जरिए हुकूमत से बात करेगा तो जाहिर है कि मीडिया के ऊपर ही जवाब आएगा ना। अगर आप पहले जरा पिछले दिनों चले जाएं, कुछ अर्सा पहले चले जाएं, जो सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अपने पेज के ऊपर जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया हुकूमत की तजवीज का, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने अपने इजलास में ये मुतालबा किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट लगी है तो उसको एक तो रिमूव किया जाए और दूसरा तहकीकात की जाए कि ये पोस्ट कैसे लगी है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये भी मीडिया के जरिए जो है वो आए। आप प्रेसिडेंट साहब की जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है उसका बाइकआउट आपने किया, उसका भी आपने मीडिया में दिया। उसके बाद आपने ये ऑब्जेक्शन दिए, ये भी आपने मीडिया में दिए। तो सवाल ये है कि जब आप मीडिया में ऑब्जेक्शन देंगे, बात करेंगे, तो फिर जवाब भी तो मीडिया में। अच्छा लेकिन सर ये जो आज़ाद स्वाति साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जला देना चाहिए और ये इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं और ये अपोजिशन की सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी तरफ से ये जो रद्द अमल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि उनको चाहिए कि ओहदा छोड़ के वो सियासत में आए, तो आप ये समझते कि ठीक है ये होना चाहिए, वज़रा को कहना चाहिए था ये? देखिए पहली बात तो ये है ना, मैं दोबारा अपनी बात कर लूं, इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन को मीडिया के जरिए हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए ताकि हुकूमत ये हम देखिए हम एक सियासी पार्टी है ना, हम एक सियासी हुकूमत है, और अगर मीडिया के जरिए आप हुकूमत के ऊपर कोई शख्स अगर अटैक करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना, हुकूमत को मजबूर हो जाए। लेकिन सर देखिए इशू तो कमेटी के अंदर था ना सर, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर था जहां से वॉकआउट कर गए उनके नुमाइंदे, तो बेसिकली तो वो इशू है। और फिर वहां पे आज़ाद स्वाति साहब ने जो कुछ कहा, फिर आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका रद्द अमल है ये, बाकी चीजों का नहीं। अगर आप उस दिन ये रद्द अमल देते कि ये इन्होंने गलत मटीरियल लगाया अपनी वेबसाइट पे, फिर तो ठीक था, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी से इशू उठा सारा। नहीं तो सब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये बात तो वो बंदा करे ना जिसने जिंदगी में पहली बार प्रोग्राम कर रहा हो। आप तो कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके सामने है, एक दिन में वाकया नहीं होता हादसा। वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हादसे के लिए जो माहौल बनाया गया, जो पिछले सारे इवेंट्स बनाए गए, वो भी तो आप एवेल्युएट करेंगे ना। और उसके बाद आज भी जो प्रेस रिलीज जारी की गई कि हम कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को बाइस समझते हैं? आप समझते हैं कि वो बाइस्ड है और ऑब्जेक्टिविटी खो चुका है? देखिए बात यह है कि इसके लिए आपको वो सारे इवेंट्स देखने पड़ेंगे ना जो हुए,
असूली तौर के ऊपर आज भी मुझे आप इससे पहले मुझे कोई एक मिसाल को कोट कर दें दुनिया में जहां इलेक्शन कमीशन एक प्रेस रिलीज जारी करे और कहे कि जी हम ये कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर रहे हैं। लेकिन वो चौधरी साहब ये आज तक किसी नैब या एहतसाब के दायरे ने नहीं किया सर। वो चेयरमैन साहब प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर बार, आपने कभी कोई एतराज नहीं किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इदारे हैं जो प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अदालत की तरफ से भी आते हैं, इस टाइप के जो ख्यालात का इजहार किया जाता है। तो आपने वहां पर एतराज नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर क्यों? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त नहीं है। मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो हैं वो किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रेस रिलीज के जरिए आए हों। अगर कोई सर बड़ी प्रेस रिलीज है, बहुत प्रेस रिलीज है। अगर है कोई तो वो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और ये अपने प्रोग्राम में रखिए और जिनके खिलाफ हुए हैं। सर आसिफ सईद खोसा साहब ने इमरान खान साहब को जवाब दिया था मीडिया पे, आपको याद नहीं शायद सर। और साकिब निसार साहब के दौर में साकिब निसार साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस टॉक कर लेते थे सर। मैं आपसे 100% एग्री हूँ। फिर जब जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसका जवाब नहीं आया। अभी तक साकिब निसार साहब की बातों का जवाब PMLN नहीं दे रही। अभी तक जिन जिन के ऊपर होता है वो जवाब नहीं दे रहे होते। अच्छा, वैसे आप गवर्नमेंट के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेप्टेबल नहीं, अब नो मोर? ये बात यह है कि मैं तो जाती तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है या उनको अपने आईनी रोल की तरफ वापस जाना चाहिए। अभी तो खैर वो मुकम्मल नहीं है इदारा, जब 2 मेंबरान मुकम्मल होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन बनेगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। लेकिन मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन को बहरहाल प्रेस रिलीजेस के फजा से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के तौर पे कंडक्ट करना चाहिए। तो आप जो आपने इल्जामात लगाए आप उस पर स्टैंड करते हैं? आप ये कहते हैं कि आपने जितने इल्जामात लगाए वो ठीक थे, दुरुस्त है? लेकिन हमने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने तो कोई बात ही नहीं की, इल्जाम नहीं लगाया। जो बात की है वो जब नोटिस आएगा उसका जवाब जो है वो जाहिर है कि हम दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं तो कोई बात अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा। आई रिप्रेजेंट फेडरल कैबिनेट, आई रिप्रेजेंट वफाकी हुकूमत। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने दिया है वो वफाकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का अगर कोई एतराज है, क्या वो अभी तो देखना पड़ेगा कि जब तक वो मुकम्मल नहीं होता क्या वो नोटिस इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब मुकम्मल होंगे नोटिस इशू करेंगे तो वो उस वक्त देख लेंगे। बट मेरे ख्याल में अच्छा, आपसे आखिरी सवाल चाहिए सर, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपना कंडक्ट गैर सियासी करना चाहिए, तो आप दोबारा फिर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इस इलेक्शन कमीशन को सियासी समझते हैं? अभी तक तो कंडक्ट है, कुछ इवेंट्स जो हुए उस सोशल मीडिया पोस्ट से लेके प्रेस रिलीज तक ये पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं और इससे एतराज करने की जरूरत। ठीक हो गया। और काबीना ने आज कोई फैसला किया इनके बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कि अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा इस तरह देखिए वफाकी काबीना इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे या ये करेंगे इस तरह से तो नहीं करती। लेकिन हमने पहले ही जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट आई थी उसके ऊपर पूरी जो है वो कहा था कि इसको इस तरह से लिया जाए। और अभी जो भी इलेक्शन कमीशन है, हमारी ख्वाहिश यही है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट के ज़िम्मन में लाया जाए और इसको एक हम जो है वो मीडिया का खिलवाड़ ना बनाए। आप वैसे जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशनर को समझते हैं या सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबको, पूरे इन टोटलिटी जो इलेक्शन कमीशन है वो आप समझते हैं सियासी है? नहीं, इलेक्शन कमीशन को में ज्यादा जो अभी तक रोल आ रहा है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही आ रहा है। और हमारा ये ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जरूरत है कि वो अपना जो रोल है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंडक्ट करें। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जी साहब आपने गुफ्तगू सुन ली फवाद चौधरी साहब की, बेसिकली क्या रीड कर रहे हैं आप इसका? मैं तो समझता हूँ कि वक्त का ज़िया है इनसे सवाल करना, वो इस वजह से कि आप देखें कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो कश्मीर के थे उन्होंने एक वजीर पर पाबंदी लगाई और इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसको साथ बिठा के उसी कश्मीर लेकर चले गए। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबा वो जो पंजाब के इन्होंने मुअत्तल किए थे अदारे उसको बहाल किया, 6 माह हो गए, आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और आज जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन की, तो वो बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
सदर पाकिस्तान जो आज हैं उनकी मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई है मुझे उस पर ज्यादा एतराज है। ठीक है। और एतराज इसलिए ज्यादा है कि वैसे आपके को राब्ते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? ये कहा जा रहा है क्या वो आपके साथ मिले हुए हैं? इसी तरह के राब्ते हैं जिस तरह नैब के चेयरमैन से हैं कि आप जिस तरह स्पोक्समैन पूरी हुकूमत बनी है उनकी, और उनकी तरफ से आपने सही कहा कि अदारों की तरफ से प्रेस रिलीज आते हैं और बिल्कुल ये डिफेंड कर रहे होते हैं। और आज जो मैं बात कहना चाहता हूं कि भाई वो सदर पाकिस्तान जो आज के हैं उन्होंने मुबारक दी थी इमरान खान साहब को फोन कॉल पे कि जनाब पीटीवी पर हमला हो गया, मुबारक वो अपोजिशन में यार एक सेकंड ना, वो पुरानी बात हो गई भाई। वो ज़हन वो माइंडसेट चेंज नहीं होता। आज अगर फोन कॉल्स पे ना जाए सर, आपकी बड़ी फोन कॉल्स लेकर अच्छा चले एक सेकंड, अगर आप उनका ज़हन चेंज नहीं हुआ तो आज उनकी मौजूदगी में जब चीफ इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था कि पैसे वो उन्होंने लिए हैं, जब ये कहा जा रहा था कि आग लगा देंगे, क्या उस वक्त उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी? डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपने किस किस से लड़ना है? मीडिया के साथ आपका फटा चल रहा है, नैब के साथ अब आपका प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन बड़ा मुख्तदर इदारा, यानी आपने सारे इदारों के साथ लड़ना चाह रहे हैं आप? देखिए जोई साहब, ये तो आपका बयान है ना, हम लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं तो समझ रहा हूँ हम निशानदेही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे चले बात कर लेते हैं। एक तो फौज जोई साहब ने रोशनी डाली, ठीक, दो तीन चीजें देखिए। अभी शाद भट्टी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। इलेक्शन कमीशन का काम है इंसाफ करना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। डस्का का इलेक्शन एक ऐसी क्लासिकल एग्जांपल है। बड़ी अच्छा एक मैसेज गया जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा तगड़ा हो गया है, हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया है, हम पहला जीते थे, जो भी है उस पर डिबेट हो सकती है, उड़ा दिया इलेक्शन। ठीक है जी, वजह क्या थी? बट अपना ठीक इलेक्शन चल रहा है, धुंध आ गई, धुंध मैं करने लगा हूं ना, और कहां धुंध नहीं नजर आई, मैं वो आपके प्रोग्राम में सवाल रखने लगा हूं। 10 का इलेक्शन में पोलिंग एजेंट शायद ये भी वहां थे, कोई लगभग 4 बजे 3:30 बजे सुबह आए हैं, 4 बजे उधर जो इलेक्शन पुराना हो गया ना, सुनने मैं रखने लगा हूं ना। आपने कंपैरिजन कहना था ना, नहीं इलेक्शन कमीशन सर जी वो 70 किलोमीटर। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, आप बताइएगा ना, तो कौन सुन रही है? चूंकि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठ रही हैं तो इनके अपने कंडक्ट की वजह से उठ रही हैं। 70 किलोमीटर का एक देहाती हल्का पाकिस्तानी हो और उसमें 3:30 बज जाते हैं। और जो लतीफ साहब भी मेरे साथ वहां थे जी, धुंध थी, सर्दियां थी, ठीक है, वो एक अलग सियासी बहस है। NA 249 कराची का शहर का हल्का शाद भट्टी साहब सुबह 5:30 बजे पोलिंग एजेंट्स लेके आते हैं रिजल्ट्स, उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन नहीं जागता। उधर तो कुछ नजर नहीं आता कि ये तो शहर का हल्का है। इन पोलिंग एजेंट्स को किसने अगवा किया हुआ था? इन पोलिंग एजेंट्स को किसने रोका था? ना प्रेस रिलीज आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाइस्ड हैं आप? मैं आता हूं ना, याद नहीं कहेंगे ना, मैं तो आपके सामने सीधा सवाल सुनते जाए ना सर। अगर लोग ऐसा आप इसी तरह कि ये सेनेट इलेक्शन में हम जाते हैं, टेप्स लेके जाते हैं, इलेक्शन कमीशन बंद करके घर चला गया होता है। 10 का इलेक्शन में सुबह 3 बजे उठ के पाकिस्तानियों प्रेस रिलीज जारी कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सेनेट इलेक्शन में कहां थे? NA 249 में कहां थे? केस बना रहे हैं। और मैं केस नहीं बना रहा, मैं तो वो जो फवाद चौधरी साहब ने सीरीज की, इवेंट्स की बात की है, मैं तो वो कौन के ये बता रहे हैं। वैसे मैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि आप बैलेंस डिसीजन करें। अगर गवर्नमेंट के साथ जो कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ चाहे वो NA 249 है, 10 का उसे एक ट्रकड़े में तोले, प्रेस रिलीज करें, फिर पूछा 5 सुबह क्यों आए थे? अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुआ है सर, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसी इलेक्शन कमिश्नर ने करवाए। एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने एतराज किया होगा इसमें धांधली हुई या गलत गड़बड़ हुई, एक भी, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी। देखिए उससे पहले तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल यही बयान नहीं, अब देखा ना, ताज़ा तरीन इलेक्शन है, ताज़ा तरीन इलेक्शन, इससे आगे इसी ने करवाया, इसी ने करवाया ना। आप कह देते इसमें धांधली करवाई। मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का अमला मुझे सुन रहा होगा। सारे ये बैठे हैं यहाँ 2018 में जी तरीही धांधली हो गई है, लूट लिया, RTS बैठा दी है। क्या आज तक मुल्क के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया? अगला 2023 का इलेक्शन ये इलेक्शन कमिश्नर आपने तैनात किया था। अगर गवर्नमेंट सर ये आपने तैनात किया भाई साहब, EVMs ने किए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनको हम कह रहे हैं कि बाबा आगे बढ़े,
मकसद ये कह रहे हैं फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे, मौजूदा आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। आप बोलते हैं मरियम साहबा गई थी इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि ठीक नहीं कर रहा है। आपके एक पेज पे, ये भी एक पेज पे। मैं उस्मान डार साहब को कहता हूं पहले पानी पिए, उसके बाद मैं बात करने लगा। बात ये है कि मैं भी कहता हूं धांधली होती है, ये भी कहते हैं धांधली होती है। इसका हल क्या है? 2013 के इंतखाबात को इन्होंने कहा धांधली ज़्यादा, हमने कहा 2018 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा। आज के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं आप उनको? नहीं, ये पहले नहीं मानते थे। मानने लगे ये एक आज के हैं ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज के हैं ना, आज के हैं तो वो कम से कम 2013 के इंतखाबात में जिसने धांधली की थी उसको कम से कम आइडेंटिफाई कर दें, ये कौम पे एहसान कर दें। बाकी तो जो तबाही की है उन्होंने 3 सालों के अंदर, वो हम देख रहे हैं। जनरल कैनी साहब का नाम लेते थे, दूसरा वो उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो थे उनका नाम लेते थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का इलेक्शन कमीशन। तो फिर क्या मैं मान लूं ये बात जो आज ट्वीट किया है उसने फवाद चौधरी साहब ने? उन्होंने कहा कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं और उनकी निशानदेही करना कोई जुर्म नहीं है। तो भाई फिर हम अगर करते हैं, अदारों में बैठे लोगों से गलतियां जो होती हैं, गलत फैसले करते हैं, उन पर जब हम बात करते हैं तो गद्दार हम क्यों ठहरते हैं? ठीक है, मुझे क्यों इंडियन नवाज हम बन जाते हैं? ब्रेक ले रहे थे। इरशाद भट्टी साहब, अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस सारे मामले में गलत है या इलेक्शन कमीशन? आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भट्टी साहब ये फरमाइएगा सर, ये दोबारा एक और मुकाबला, मतलब मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम, उसके बाद अपोजिशन के साथ एक पुराना 3 साल का प्रॉब्लम, इदारों के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ प्रॉब्लम, पंजाब के अंदर प्रॉब्लम, ये जो एक इलेक्शन कमीशन के साथ महाज खोल लिया गवर्नमेंट ने, अल्टीमेटली क्या नतीजा निकले? अच्छा, पता है इस वक्त मजे की बात यह है कि 3 साल गुजर गए हैं। मैं अभी आज भी कुछ 6-7 लोग मिले हैं, कल भी मिलते हैं आम लोग। 2 साल रह गए हैं, उसमें 1 साल इलेक्शन का है, 1 साल रह गए। तो फोकस क्या होना चाहिए था? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इंसान, और सब दो बड़े वादे, इदारा जाती रिफॉर्म्स और बिला इम्तियाज एहतसाब, यानी अक्रॉस द बोर्ड। अपने भी जो अपने इर्द गिर्द भी सारे चोर डाकू बैठे हैं, उनका भी बैठे, और हाँ, यानी वो चीनी वाले कौन है, आटा गंदम वाले कौन है, अद्वियात वाले कौन है, पेट्रोल वाले कौन है। शायद मालूम जब ने कहा महंगी तरीन ये गंदम महंगी तरीन। अच्छा, वो छोड़ देना, LNG, मालम जब्बा, BRT, हेलीकॉप्टर केस, बेगुनाह होंगे, कोई नहीं होगा। लेकिन सर आपने रिपोर्ट में पब्लिक की बड़ा अच्छा काम किया। अब उसका एंड रिजल्ट क्या है? लोग उस कमीशन में लिखा गया, साईं बुजदार, असद उमर, रजाक दाऊद, खुसरू बख्तियार और बाकी सारे, बहुत सारे। अच्छा, वो इदारा जाती रिफॉर्म्स, इदारों को मैं जब जहां बात छोड़ी थी, फवाद साहब आ गए थे, इदारों को मैं मजबूत करूंगा। हमें ये नारा, और गुलामों से भर दिया इन्होंने इदारों को, अपने लोग बिठा दिए, कोई एक बंदा आता है ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये ना चीफ इलेक्शन कमीशनर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो रहा है। हाँ। और हमें बुरा लगा। अच्छा, यानी आप एतराज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी ये इन्होंने डस्का में क्यों, जैसे उस्मान साहब का डस्का में वो जो उम्मीदवार थी उसने बाय द वे 23 हलकों का मांगा था, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर ने पूरा दे दिया। वो भी एतराज है कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन सर मेरे लिए एक बड़ी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं या नहीं पकड़े, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इतना बड़ा इल्जाम लगा। तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को फिर कहना चाहता हूं, प्लीज इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपके अपने हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं, ये करें, इसके नोटिस ले सकते हैं, फारिग कर सकते हैं। हाँ, नहीं, और दोनों वुज़रा को फारिग कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई करें, डिस्क्वालीफाई करें इन वुज़रा को जो कहते हैं, अगर उनके पास सबूत है तो फिर मेहरबानी करके आप घर चले जाएं, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप पैसे पकड़। लेकिन ये अजीब सी बात है, इख्तियार है, लेकिन कहा है कि नोटिस लेने का फैसला किया है, नोटिस नहीं लिया। हाँ, नोटिस है। अच्छा, फिर दूसरी बात है, ये माइंड सेट आप देखें, इमरान खान साहब से बड़ा कोई मीडिया की आजादी का अलमबरदार मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये जो अब एक और खूबसूरती देखें, इस वक्त मीडिया के धरने में कौन थे? मौलाना साहब खिताब। ये वो मौलाना साहब है जिन्होंने इमरान खान के धरने में कहा था ये सारी आग मीडिया ने लगाई, 24 घंटे के लिए इसको बंद कर दें, सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून गद्दारी के मुकदमे, ये पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट का व्यू मीडिया के खिलाफ होता है हमेशा, अपोजिशन का व्यू नहीं, ये माइंड सेट है, फिरौनियत है। जब आप उधर जाते हैं तो आपको सब लोग बुरे लगते हैं। ये इमरान खान से सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि ये नहीं करेंगे जो पिछले करते। आपकी उम्मीदें पूरी हुई?
नहीं नहीं, मैं तो अब उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मायूस नहीं हूँ। अल्लाह करे मायूस तो यार कोई भी नहीं, मायूसी वैसे कुफर है, कुफर है। और दूसरी बात है, कोई और नारा, जवेद लतीफ साहब नारा मारेंगे अगर पाक पवित्र होकर कि मैं तब्दीली लाऊंगा, हम इसके साथ, इनके साथ खड़े हो जाएंगे, इन पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये मरूसी सियासत, ये गुलामी, ये दो खानदानों की बारियां, ये सारा स्टेटस को। अच्छा साहब, इसमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात तो हम कर रहे हैं और कर रहे रहेंगे, ये जो आज वजीर खजाना साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि 25,000 यानी 15,000 अरब उन्होंने कहा 3 साल में हमने कर्जा लिया, इसमें कोई शक नहीं। 2018 में 25,290 अरब रुपया कर्जा था, उन्होंने कहा 39,900 अरब रुपया 2021 में कर्जा है। लेकिन साथ उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने ये कहा कि जब मैशत अच्छी होती है, इकॉनमी बढ़ती है, तो उसके साथ कर्जे बढ़ते हैं। शुक्रिया उनका जी, वजीर खजाना साहब का, कि ये तो कहते थे कि के मुल्ज़म है बाय द वे। हाँ, कर्जे लेने वाले जो हैं वो याशियां करते हैं। हमने तो भाई कर्जे जब लिए थे तो हमने कुछ बना के दिखाया था कौम को। ये बता दें जो इन्होंने कर्जे लिए हैं उनका क्या किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बार बार ये जब हमें भाषण देते हैं कि जनाब कोई महंगाई नहीं है, कोई अपना लोग आज महंगाई मान रहे हैं, वजीर खजाना ने कहा है कि महंगाई है, उनके साथ ही बैठे थे, उनके साथ ही बैठे थे छोटे वजीर इतलात के फर्क साहब, वो फरमा रहे थे कि जनाब लोगों की आमदन भी जो है, वो सैलरी जो है वो बढ़ाई है इमरान खान ने। और मिसाल क्या दे रहे थे, उन्होंने कहा जो दिहाड़ीदार है ना, वो जाके देखें वो ब्लू एरिया में वो बैठे होते हैं, पहले वो 400-500 रुपया 600 रुपया लेते थे, आज 1000-1200 रुपया ले रहे हैं। कोई उनको बताने वाला ये नहीं है कि दिहाड़ीदारों की पहले अगर दिहाड़ियां लगती थी 30 के 30 दिन उनको काम मिलता था, तो आज मिलता भी 30 दिनों में 6 दिन है। कैसे ईमान से भोले आदमी। वजीर खजाना ने कहा कि टमाटर 70 रुपए किलो हैं। फिर 2 आशिक ने कहा 5 रुपए मटर का, पुराने थे। और 2 रोटियां खाओ। पुराने वजीर खजाना की बात नहीं सर, मान लिया वो भी, तो 2 रोटियां खाओ, मुश्ताक गनी तो मौजूद है ना, 2 की बजाय 1 रोटी खाओ, यानी वो उन्होंने हर चीज में बता देते हैं। एक मैं अर्ज कर दूं, देखें अभी आप बार बार कल से चल रहा है कंटोनमेंट के इंतखाबात के हवाले से, तो अभी वो पोश एरिया है चौधरी साहब, उसमें लोगों का अक्सरियत का महंगाई इशू नहीं है। अक्सरियत का 35 रुपए किलो आटा जो है 80 रुपए पे पहुंच गया है, 140 रुपए किलो वाला घी 340 रुपए पे पहुंच गया, उनका अक्सरियत का इशू नहीं है। ये जब आम इंतखाबात या बल्दियाती इंतखाबात उन एरियाज में आएंगे, अगर आप तो रिजल्ट्स पता जाएगा, तज्जिया करेंगे ना, तो जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं वो सारी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, गुजरांवाला आपके साथ से निकल गया हुआ है, पहले आपके पास होता था। उस्मान डार साहब, सर ये फरमाइएगा कि ये वाकई कर्जे लेने अच्छा होता है? देखिए चौधरी साहब, मैं जरा कंटोनमेंट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हल्के में भी कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है और ये कह रहे हैं कि पोश एरिया था। मेरे सियालकोट के 5 वार्ड में से 2 अवामी हल्के थे जहां लोग जैसे ये कह रहे हैं रहते, और 3 सीट्स थी पोश साइड, और हम 2 सीटें जीते हैं। पहले हम 1 जीते थे पिछली दफा और इस दफा 2 जीते हैं, और दोनों चौधरी साहब सीटें हम अवामी हल्के की जीते हैं। बड़ी बात है। तीसरी जो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज का रिपोर्ट बनाया। हाँ, और मैं जो असल बात के सामने रखने लगा हूँ, सियालकोट में पिछली दफा हमने 3000 वोट लिया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5800 वोट है हमारे। इनकी जमात 3 सीटें जीत के भी वहां हमसे 800 वोट नीचे है, 5000 वोट लिए। तो अवामी सर्वे दादरी की वो तो आपके एमएनए का बयान है, बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, खुद भी ये कह रहे हैं साफ शफाफ हुए हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, वोट कम लिए हैं, सीटें हमारी ज्यादा है, इसका मतलब धांधली नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप अवामी सर्वे की बात कर रहे हैं ना, तो वोटों में भी अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको पता है जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त ये कह रहे थे कि वोट हमारे पार्टी भी कह रही थी वोट हमारे ज्यादा है, आप कह रहे सीटें हमारी ज्यादा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इन्हें ये बताना चाह रहा हूँ, हमने गेन किया है 3000 से अल्हम्दुलिल्लाह 5800 पे गए हैं। महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये है कि महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोगों को भी कर्जे पड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चौधरी साहब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोग मुश्किल वक्त से नहीं गुजरे,
या एक अरसे से इनको महंगाई का सामना नहीं था, लेकिन अब लोगों को भी नजर आ रहा है गुज़श्ता 1 सालों में पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान था 40%, ये तो आपकी इंटरनेशनल ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन सामने आ चुकी है। लगाए बरतानिया में आपका प्रोग्राम देखा जाता, पूछें वो अंडरग्राउंड का पास जो 5 पाउंड का आता था 14 से 15 पाउंड का हुआ है। ग्रोसरी जो ये लेके आते थे 40 पाउंड की, सुन रहे होंगे मुझे, आप कितने की आ रही है ग्रोसरी की बात बात ये है कि इधर ज्यादा ही है। में आज भी इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। नहीं इनसे सवाल कर रहा हूं, देखिए जरा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, में कम हुई, एक मिनट ठहरे जरा, यूरोप में कम हुई, मियां साहब अमेरिका में हुई, मतलब चीनी, मेरी बात सुने, एक सुन तो ले चोई साहब, चीनी निकाले पिछले 1 साल का रेट निकाले, गुज़श्ता 8-9 माह से स्टेबल है प्राइस जहां भी है। चीनी 90 की 95 की मिल रही है, डिपेंड्स के कहां है। 100 से ज्यादा चले 100 मेरा मकसद है टॉपिक 9 महीने से पकड़ा हुआ है, चीनी के पीछे छुप रहे हैं, कुछ और बात कर लो, और कुछ करने के लिए चीनी की दीवार हटा देना ताकि फिर छुप ना सके। लोग भी अब हंसते हैं अपने घरों में। मैं खुद 1-2 प्रोग्राम में देख रहा था, ये लोग चीनी चीनी कहते, लोग कहते यार और भी बहुत सारे इश्यूज है, बात करो। आटा तो आटा प्रॉब्लम है, ये क्रॉप है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में सबसे महंगी हमने गंदम खरीद रहा है बम्पर क्रॉप के बावजूद। मैं ये कहता हूँ, अगर जो बातें कर रहे हैं फिर 2-3 चीजें नजर आए ना, लोग भी इनके साथ बाहर नहीं निकलते। पूछे ना किधर है पीडीएम, लोग मुतमईन है, किधर है पीडीएम जो लेके आए थे हुकूमत गिराने, दिसंबर में नहीं होगी, पाकिस्तानियों में इनकी कमजोरी है सर, वो पीडीएम तो लोग इनकी तरफ देख ही नहीं है कि महंगाई नहीं है। पाकिस्तान की तारीख की नालायक तरीन अपोजिशन आई है ये, जिसे सिर्फ अपने केसेस की पड़ी है। इनके लीडर बड़े आराम से ठंड प्रोग्राम दे दे। अगर वाकई मियां नवाज शरीफ को गरीब का दर्द होता तो इस मुल्क में होता, मियां साहब इस मुल्क में होता आपका लीडर, इजाजत लंदन के रेस्टोरेंटों में और पोलो मैचेस में आपका लीडर देख रहा होता। इजाजत भाईजान इजाजत, रोशनी डाले कौन को आपके लीडर के बारे में, क्यों नहीं वापस आ रहे? मेहरबानी इजाजत दे, क्यों सस्ती चीनी खा रहे हैं? गुजारिश ये है कि मुझे ये बताएं कि मीडिया बिल जो लेकर आ रहे हैं वो एनआरओ लेना चाहते हैं, साफी जो है, हम तो चलो जो बात करते हैं एनआरओ लेना चाहते हैं, एहतसाब से बचना चाहते हैं। ओ भाई मीडिया के लोग आपकी जान को रो रहे हैं कि भाई अगर हम कोई बात करते हैं तो आप जो पाबंदियां लगा रहे हैं, आपने वैसे गवर्नमेंट ने सस्पेंड करने का फैसला कर लिया कि 2-3 महीने बाद देखेंगे। वैसे ज्यादा शोर पे आ गया, उसके बाद आ जाएंगे। और मतलब छोड़ने वाला ये नहीं है, खुशफहमी ज ना रहना। उस्मान डार साहब एक बात सुने, आपको शायद जवेद लतीफ साहब का पिछला प्रोग्राम आपने नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे, इस दिसंबर से, ये दिसंबर ये आएंगे वैसे मियां साहब इंशाल्लाह। और चौथी वैसे पिछले साल भी आपने ये कहा, और मियां साहब 2028 दिसंबर तक वापस, पिछले साल ने किया, और उन्होंने ये भी कहा, और 2028 दिसंबर तक मियां साहब नहीं आएंगे। और मुझे आपको क्या पता है, इमरान खान आपको कैसे पता है कि 2028 इंशाल्लाह ताला अपनी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं चोई साहब, कॉन्फिडेंट हैं। बस फिर जवाब ही समझो। अच्छा रोज ये क्यों कहते हैं वापस आए? अभी आपने उससे पहले कहा वापस आए, क्यों साथ कह रहे हैं 2028 जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये कौन को कह रहे हैं दिसंबर में आ रहे हैं, वो दिसंबर 2028 में शायद के जी शायद इमरान। अच्छा नहीं, जवेद लतीफ साहब की बात पे मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि एक उन्होंने कहा इस दिसंबर 2021 के दिसंबर से पहले नवाज शरीफ, और दूसरा मुझे ताना दे के, यानी ये दरमियान में टेबल था वरना इन्होंने मेरे पास आ जाना कि चौथी मर्तबा भी वजीर आजम बनेंगे, और ये 2 चीजें ये कह चुके हैं। अच्छा जवाब दे दूं? नहीं ये हो गया ना, मैं तो आपकी तरफ से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे और आपकी गवाही दे रहे हैं सर, गवाही दे रहे हैं। वो तो उन्होंने पूछा ना कि आपका लीडर क्यों नहीं आता, तो मैंने अच्छा वैसे आप फरमाएं सही, आप भट्टी साहब महंगाई है पाकिस्तान में या नहीं? सर अल्लाह माफ करे, यानी इसके अलावा है क्या? तो ये गवर्नमेंट को नजर क्यों नहीं, मैं वो भी मान रहे हैं। अच्छा 2 बड़े खूबसूरत बयान आए हैं पिछले दिनों में। एक मरियम औरंगजेब साहबा ने बयान दिया कि मुहज्जब मुआशरे पे वजीर आजम झूठ नहीं बोलता। मुझे सारा याद आ गया, यानी वो इमरान खान की बात कर रही थी, लेकिन मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी याद आ गए, और मैंने उनको दाद दी कि अल्लाह आपको खुश रखे। दूसरा शहबाज गिल साहब मेरे, इमरान खान जिस चीज को हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें, खुर्दनी। सर कल सदर साहब ने जो मशवरा दिया पूरी दुनिया को, शायद सदर साहब उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को चाहिए कि उनकी मरीदी इख्तियार करें। मुझे ब्रेक लेना सर, एक आखिरी जुमला सदर, प्लीज सदर साहब को कहें कि इस सदारत और इस मनसब और इस कुर्सी का कोई ख्याल कर लें।
इस तरह इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे रही है और 13 मरतबा अपनी तकरीर में वजीर आज़म साहब की उन्हें तस्बीह पड़ी है। अच्छी बात है ना, समझ नहीं लगे ऐसे नहीं रखो। वैसे ये आप मशवरा देना चाहते हो तो बराह रास्त ही उनको दे, मेरे जरिए ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए उस्मान डार साहब, ये वाकई अगर महंगाई नहीं है तो या है तो कंट्रोल करेंगे आप? देखिए साहब, मैंने आपको पहले कहा है कि हमें इस बात का इदराक भी है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से नहीं गुजरे हैं, कंट्रोल करें ना सर, अगर कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन देखें एक ऐसी अब आफत आई कोरोना पेंडेमिक की शक्ल में जो 1.5 साल से चल रही है। हर चीज आप देखें दुनिया भर में महंगी हुई है, दालें आपकी इंपोर्ट हो रही हैं, एडिबल ऑयल्स आपके इंपोर्ट हो रहे हैं और ये जो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत सारी अशिया में है। इनसे पूछे ना 10 साल 5 साल ये रहे, 5 साल नहीं एक्सपोर्ट करने दे रही थी ना जो सर। क्रॉप सेक्टर था आपका सर 11 लाख, आप देखिए जरा, सुने जरा साहब, आपका 10 सालों में क्रॉप सेक्टर 0.69 से ग्रोथ होती है और बादी 2% से बढ़ी है 10 सालों में। अब उनका तालमेल ही नहीं रहा। 10 सालों में जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो सारा हमें रही है। वैसे पहले पॉलिसियां आपको बनानी चाहिए, आप ऐसी बारूदी सुरंगें छोड़ गए जिनकी वजह से ये परेशान हो रहे। तो ये जब इनको लाया जा रहा था इनको इल्म नहीं था तो खुद आए हैं सर। अच्छा चले आ गए, आने के बाद 3 साल हो गए हैं भाई, अभी तक वही रोना रो रहे हैं कि जनाब एनआईए कर देता, इन्होंने ये कर दिया। की खराबियां हैं, ठीक करने में टाइम लगेगा। अच्छा फिर इनको ये भी पता होना चाहिए था कि कितने सालों में ये खराबियां दूर कर सकेंगे, लोगों को बता के आते कि 2028 उन्होंने कहा 2028 तक। अच्छा एक सेकंड कर ले। एक इन्होंने और बात की है, बार बार करते हैं कि जनाब कोरोना की वजह से महंगाई आई है। ओ भाई दुनिया की कोई एक रियासत ऐसी बता दें जिसकी करेंसी इतनी तेजी से जमीन के साथ लगी है जो आपने लगा दी है। अफगानिस्तान है साथ। हाँ वो एक कर लो, चलो उनका भी ये बेहतर है, उनका भी पाकिस्तान नालों बेहतर है। और जो 40 साल से जंग की हालत में है वहां भी बेहतर है। और इन्होंने जंग लड़ी आगे रखे, कश्मीर दे दिया, डॉलर को ब्रेक लगा के रखी, आपने खोल दिया ना ब्रेकें जो आपका RER जो वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि अननेसेसरली डॉलर उन्होंने कहा जी हो गया रुपया कमजोर, अननेसेसरली वो खुद कह रहे हैं वजीर खजाना। उनसे पूछे बंदा कि आपने कंट्रोल करना था ना इसको, वो ना किसी के नुमाइंदे हो, ये भी पता कर लें वो किसके कहने पे कह रहे हैं। बट साहब ये जो नए क्राइसिस पैदा कर रही गवर्नमेंट, ये इसको कंट्रोल कर लेगी? सर प्लीज इनको हुकूमत को, एक तो सदर साहब को कहना है कि प्लीज सदर पाकिस्तान बने, सदर PTI ना बने। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब से कहना है कि मीडिया बिल हो या ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदलिया हो या कोई और महकमा हो, इस पे आपकी परफॉर्मेंस जज नहीं होनी। प्लीज आपके आखिरी 2 साल हैं, ये बहुत बड़ा एक लॉस होगा अगर आप नाकाम हो गए, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए 30% होप नाकाम हो जाएगी। तो इसलिए अपने फोकस करें, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे फोकस करें। और यानी आप पेशावर में हार गए हैं, आप कंटोनमेंट, आप पिंडी में हार गए जहां जीते हुए थे, लाहौर तो चलो छोड़ दें, वहां भी हार गए हैं, तो मुल्तान में हार गए शाहमुद कुरैशी साहब के इलाके से। तो प्लीज फोकस करें अपने गवर्नेंस परफॉर्मेंस। बड़ी साहब के मशवरे बिल्कुल ठीक है, वैसे इन पे आपको एहसास करना चाहिए। ये जो हमारी इकोनॉमी है सर, उस्मान डार साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत है। कारें पाकिस्तान में सस्ती हो रही हैं, खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो रही हैं। सर एक दिन मैंने कार लानी है, पूछे इनसे। देखिए हमारी अगली जो आप पूछ भी रहे हैं 2-3 चीजों पे पूरा फोकस, एक तो आवाम को रिलीफ देना है, ये कमिटमेंट है। तो सर कार वालों को दे रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को आप रिलीफ दे रहे हैं। इंडस्ट्री के साथ आपका रोजगार जुड़ा है, प्रोडक्शन हो रही है, वो असेंबल कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक पुर्जा नहीं बन रहा, मोटरसाइकिलें बंद रही है। आप जो मजदूर सारे पुर्जे बाहर से आ रहे हैं, या तो पाबंद करेंगे यहाँ पुर्जे बनाए पाकिस्तान, या तो मुझे कहना कि आपका मजदूर बेलचे लेके गैंतियां लेके चौक चौराहों पे खड़ा है कि उन्हें मिले। आज मजदूर मिल नहीं रहा। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, हमें लेबर नहीं मिल रही है, हमें सियालकोट में लेबर नहीं मिल रही। कैसी क्या बात करूं, आए सियालकोट आए ना, बताएं कहां मजदूर सियालकोट पाकिस्तान से बाहर है भाईजान, वहां मजदूर नहीं है, कारीगर नहीं मिल रहे, इतने ऑर्डर्स आए हुए एक्सपोर्ट के पास। पाकिस्तान का भी बता दें यार, चले बताएं कहां मजदूर बेरोजगार घूम रहा है आपका। कंस्ट्रक्शन पे बूम आया हुआ है इस वक्त। जो अगर आपका सीमेंट सरिया रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है, ये शो कह रही है कि प्रोडक्शन ऊपर जा रही है। इशू प्रोडक्शन का नहीं है, इशू माफियाज का है। आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, ना सीमेंट आ रहा है, ना सरिया कंट्रोल में आ रहा है, सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए ये सारा डिमांड एंड सप्लाई से है, इस पे काम, इनसे पूछे कितना सप्लाई साइड पे इन्होंने काम किया। मैंने क्या टीम का पता है, इमरान खान की जो टीम है वो इसी तरह बोले। मैं कह रहा हूं, मैं तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।